अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी हम सबका आप सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में भी वो खबरें जो उमूमी तौर पर छापी नहीं जाती हैं हम आपके सामने रखेंगे। वो खबरें जो उमूमी तौर पर आपसे शेयर नहीं की जाती हम आपके साथ शेयर करेंगे। रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे एक खबर जो सुपर लीड है, मुल्क की बरामदात 2 गुना करने के लिए 5 साला नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। टैक्स इस्लाहात पर भी गौर किया जा रहा है। ये सब कुछ क्या है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते जो सबसे हॉट न्यूज़ रही वो यही थी कि गैस बहरान कराची में, सिंध में पैदा हुआ, कैसे हुआ, ये कहानी भी हम आपको बताएंगे। और वज़ीर पेट्रोलियम जो आज रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे, उस रिपोर्ट में क्या दर्ज है, किसने गैस बहरान पैदा करने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया, वो भी आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से अनवर हुसैन सुमरा हैं, कराची से इब्राहिम रिंद हैं, पेशावर से तैमूर खान हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अजहर जतोई, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सुमरा साहब आपकी तरफ आऊँगा। वजारत एनर्जी के इदारे नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की हड़धर्मी जारी है, यहाँ क्या हो रहा है बता दें। जी बादशाह साहब, बात यह है कि वापडा का जो एक अदारा है चीफ रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव कराची, वो वापडा और इसके तमाम जो झैली अदारे थे उनको LC दरामदाद में LC खोलने, उसके अलावा कस्टम क्लियरेंस करवाने और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी दरामदी मटीरियल है उसकी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। 1998 में जब वापडा को तकसीम कर दिया गया तो इसकी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना दी गई। एक जेनको बन गई, उसके बाद डेस्कोस बन गए और NTDC बन गए। लेकिन ये अदारा जो 1962 में कायम किया गया था, जिसको CRRK कहते हैं, ये अपनी सर्विसेज जो है वो फ़राहम करता रहा और बाकी जो भी कंपनीज़ इनसे सर्विसेज लेती थीं वो इनको सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो 5% के हिसाब से देते रहे और ये काम इसी तरह चलता रहा। अब NTDC जो है उसने एकदम से एक नया प्लान बनाया कि हम इस अदारे की सर्विसेज नहीं लेते, हम अपना एक अदारा इस्टेब्लिश करेंगे और वो जो है हमें LC खोलने में, इसके अलावा जो है कस्टम क्लियरेंस के हवाले से और जो ट्रांसपोर्टेशन है, जितना भी दरामदी मटीरियल है वो मुल्क भर के 3 इलाकों में जो मेन स्टोर्स है वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो खिदमात सर अंजाम देगा। जबकि जब ये इल्म जो है वफाकी वजारत आबी वसाइल के सामने आया तो फैसल वाडा साहब ने एक लेटर जो है उमर अयूब खान साहब को लिखा, जो कि महकमा एनर्जी जो है, वजारत एनर्जी के मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, और उस लेटर में ये कहा गया है कि ये जो अदारा है CRRK, ये 1962 से ये खिदमात सर अंजाम दे रहा है और इसकी एक्सपर्टीज़ भी हैं और इसके लिंक्स भी हैं, लिहाजा इन खिदमात को कंटिन्यू किया जाए। और उन्होंने फैसल वाडा साहब ने यह भी पॉइंट आउट किया कि ये जो अदारा NTDC बना रहा है इसके पीछे चंद एक अहलकारों के ज़ाती मफादात हैं, जिसकी वजह से वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने कफ़ायत शारी की मुहिम पूरे मुल्क में शुरू कर रखी है ताकि सरकारी अखराजात हैं उनमें कमी की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन ये अदारा बनने से हुकूमती ख़जाने से करोड़ों रुपए के एक्स्ट्रा अखराजात होंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी एतराज़ात उठाए कि जो CRRK है इसने मुख्तलिफ़ एजेंसियों से, जिसमें कस्टम क्लियरेंस है और ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं उनसे 2020 तक जो हैं 2020 तक के एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं ताकि उनसे सर्विसेज लेनी है। लेकिन अब अगर ये अदारा आप खड़ा कर देंगे तो वो जो एग्रीमेंट हैं वो ख़राब होंगे, लोग अदालतों में जाएंगे और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और 2 अदारे जो हैं वो उनके दरमियान लड़ाई से एक तो कौमी ख़जाने को नुकसान होगा, दूसरा एक अदालती प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तीसरा जो CRRK है इसकी एक्सपर्टीज़ जो हैं इसको रिप्लेस करने के लिए नया अदारा फौरी एक्सपर्टीज़ नहीं ला सकता, आप इसको रोकाएं। लेकिन उस ख़त के जवाब में जो 4 दिसंबर को लिखा गया था, अभी तक जो है वजारत एनर्जी ने कोई जवाब नहीं दिया। NTDC के लोगों से जब रब्ता किया गया तो वो बाज़िद हैं कि हमने अपना अदारा जो है इस्टेब्लिश करना है, हमने इसके टेंडर दे दिए हैं और टेंडर के बाद एवेल्यूएशन कर ली है। यहाँ पर एक और अब्बासी साहब, उन्होंने इनकी जो मेलाफाइडी है वो सामने इस तरह आती है कि इन्होंने जब इश्तिहार दिया उस पर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अप्लाई किया और इन्होंने एवेल्यूएशन रिपोर्ट करके जो है 7 दिसंबर को अपनी वेबसाइट पर डाल दी।
अब 7 दिसंबर के बाद जो पेपरा रूल्स 48 ये कहता है कि जब आप कोई एवेल्यूएशन रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं तो उसके 15 दिन के बाद किसी भी बिडर को जो है एतराज़ात फाइल करने का हक हासिल होता है, और महकमा जो है इस पर जो है ग्रीवियंसेस रेड्रेसल कमेटी बनाता है और जो इसके ग्रीवियंसेस सुनता है और उसके बाद फैसला करता है। लेकिन एनटीडीसी की चालाकी देखें कि उन्होंने 4 दिसंबर को ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया, यानी मुआहदे का जो है मुआहदा जो है वो जारी कर दिया। अभी 22 तारीख को 15 दिन मुकम्मल होने हैं, इसमें मेलाफाइडी सामने नजर आ गई और ये मेलाफाइडी से सीआरआरके के पास एलसी खोलने के लिए 13 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन मौजूद है, तो इसकी इस सर्विसेज से, इस फैसिलिटी से फायदा हासिल कर सकती है एनटीडीसी। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर एक नया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। एनटीडीसी के हुकाम से अगर आपका राब्ता हो तो उन्होंने इसका क्या बैकग्राउंड बताया है और क्या मौक़िफ़ पेश किया इस मामले पर? जी बिल्कुल ऐसे ही है भट्टी साहब, सीआरआरके के पास 1 अरब 30 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन है और वो कहते हैं कि हम नील पर जो है बहुत सारे बैंकों के साथ एलसी खोलने में मददगार साबित हो रहे हैं। जब एनटीडीसी के हुकाम, जिनमें डीजी एनटीडीसी से मेरा राब्ता हुआ है, इसके अलावा जो है सेक्रेटरी एनर्जी से मेरा राब्ता हुआ है, डीजी साहब का कहना था कि हम अपना अदारा खड़ा करना चाहते हैं, इससे बचत होगी। जब उनके तर्जमान ने मेरे से रब्ता किया तो उन्होंने बताया हमें सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत होगी, जबकि वापडा ज़रा ये कहते हैं कि ये नया अदारा बनने से वापडा जो हुकूमत का अदारा है उसको तकरीबन हुकूमती ख़जाने को 88 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और ये कह रहे हैं कि हम 8 करोड़ रुपया बचा रहे हैं। इसके अलावा जब सेक्रेटरी वजारत एनर्जी से मेरी बात हुई से तो उन्होंने कहा यह मामला मेरे इल्म में अभी तक नहीं आया। अब आप अंदाज़ा लगाएं भट्टी साहब कि एक वफाकी मिनिस्टर दूसरे वफाकी मिनिस्टर को एतराज़ात का लेटर लिख रहा है और वो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं है, अगर आएगा तो मैं सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने की कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि चाहिए तो दोनों वजारतों को ये था कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक ऑस्टेरिटी जो ड्राइव मुल्क में चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर कोई फ़ैसला करते, और ये 2020 तक जो एग्रीमेंट हो चुके हैं सीआरआरके ने कर लिए हैं वहाँ तक इसको एक्सटेंड करते ताकि कौमी ख़जाने को ये जो 88 करोड़ रुपए का नुकसान है उससे बचा जा सकता। लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कुछ ऑफिशल्स के ज़ाती मफादात हैं जिसकी वजह से ये नया अदारा जो है वो खड़ा किया जा रहा है। जी ठीक, सुमरा साहब बहुत डिटेल में आपने बता दिया, और यहाँ नया इदारा बन रहा है लेकिन पहले से मौजूद जो इदारा है उसकी सर्विसेज अब उस तरीके से नहीं ली जा रही जिस तरह वो पहले मुहैया करता रहा है। एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया दोहरी शहरियत को लेके। इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान की जो आला ब्यूरोक्रेसी है उसमें खलबली मच गई है। वजह यह है कि 23 के करीब अफसरान ऐसे हैं जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। और भट्टी साहब आपकी ये खबर है, ज़रा इन पर्दानशीनों के नाम बता दें और अब इनके तासुरात क्या हैं, या नौकरी छोड़ेंगे या दोहरी शहरियत छोड़ेंगे? फैसल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दोहरी शहरियत से मुतल्लिक फैसले के बाद सरकारी इदारों में सख्त खलबली मची हुई है, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में। चूँकि जो हमने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से जो इसकी तादाद मालूम की है, मजमूई तौर के ऊपर मुख्तलिफ सरकारी इदारों में मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर कॉरपोरेशन में खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों समेत ब्यूरोक्रेसी में 1000 के लगभग दोहरी शहरियत के हामिल अफसरान तैनात हैं। इस हवाले से कुछ मालूमात हमने हासिल की। जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहे थे मुख्तलिफ फैसला साजी के हवाले से, ना सिर्फ आला ब्यूरोक्रेसी में आला ओहदों के ऊपर ये ऐसे अफसरान तैनात थे, बल्कि मुख्तलिफ कॉरपोरेशन, वो वजारत सनत, वजारत तिजारत और वजारत तवानाई के मातहत मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी अफसरान ऐसे हैं जो कि दोहरी शहरियत के हामिल हैं और गुज़श्ता कई सालों से वहाँ पर तैनात है। इन तमाम लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक तशवीश पाई जाती है कि अब उन्हें फैसला करना होगा, या तो उन्हें दोहरी शहरियत तर्क करना होगी या उन्हें फिर अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होना होगा। इस हवाले से जो मजमूई तादाद तो 1098 से ज़्यादा है, लेकिन हमने जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से उन अफसरान की तफसीलात हासिल की जो कि ग्रेड 20, 21, 22 पर तैनात और उसके साथ साथ तवानाई और दीगर मुख्तलिफ शोबों में वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं।
और आला ओहदों पर तैनात हैं। उसमें 23 अफसरान ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जिसमें ग्रेड 18 से 22 तक के अफसरान हैं। जो तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं, ग्रेड 18 से 22 तक के 23 अफसरान हैं। 5 अफसरान के पास अमरीकी, 8 अफसरान के पास कनाडा और 9 अफसरान बरतानवी शहरियत रखते हैं। अब वजारत कानून की जानिब से कबीना डिवीजन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हिदायत जारी की गई, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज कबीना डिवीजन और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से एक मरासला जारी होने का इम्कान है, जो कि तमाम वजारतों और उनसे मुतल्लिका इदारों को अरसाल किया जाएगा और उन इदारों के सरबराहान को तकरीबन 1 माह की मोहलत दी जाएगी। इस अरसे के दौरान वो जो ऐसे अफसरान जो कि दोहरी शहरियत के हामिल हैं, या तो अपनी शहरियत तर्क कर दें या वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं, उनकी तफसीलात फराहम की जाएंगी। रिपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट और कबीना डिवीजन को फराहम की जाएगी और उसके साथ साथ जो ऐसे अफसरान का तयन करके रिपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाई जाएगी जिन्होंने दौरान मुलाजमत, यानी कि वो हुकूमत पाकिस्तान की मुलाजमत इख्तियार करने के बाद जिन्होंने दोहरी शहरियत हासिल की, उनका अलग से रिकॉर्ड अरसाल किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को। अगर हम बात करें ओगरा की, तो ओगरा का बहुत कलीदी किरदार है इस हवाले से, जहां पर मेंबर आयल ओगरा बरतानवी शहरियत रखते हैं और आइंदा चंद रोज के दौरान उन्होंने बहुत से अहम फैसले करने हैं। अगर हम बात करें तो कल यानी कि 18 दिसंबर को कराची के अंदर एक बरतानवी कंपनी, बरतानवी और स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसका नाम ट्रैफिगरा है। ये कंपनी सिंध के अंदर सुई सदर्न गैस सिस्टम के जरिए नेचुरल गैस RLNG फरोख्त करने का लाइसेंस हासिल करना चाहती है। हैरान कुन तौर के ऊपर जब हमने दोहरी शहरियत के हवाले से कुछ मामलात की खोज लगा रहे थे तो पता चला कि इस ट्रैफिगरा कंपनी को, जिसको लाइसेंस बहुत उजलत में देने की कोशिश की जा रही है, और इस हवाले से मेंबर आयल ओगरा आप भी जो 18 दिसंबर को समाप्त होनी है कराची में, इसका हिस्सा होंगे। और उसके बाद ओगरा की जानिब से कोशिश है कि इससे पहले कि ओगरा अथॉरिटी का कोरम खत्म हो, जल्द अज जल्द इस कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिया जाए। इस कंपनी को जो लाइसेंस जारी करने की उजलत बरती गई है, उसके अंदर जो उसकी दरखास्त को काबिल समात करार दिया गया, इस स्टेज के ऊपर भी बहुत से ऐसे जो ज़रूरी लवाजमात थे, जो शराइत व ज़वाबित थी, वो इस कंपनी ने पूरी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद उसकी दरखास्त को, ट्रैफिगरा कंपनी की दरखास्त को समात के लिए मंजूर किया गया और 18 दिसंबर को समात होने जा रही है। इस ट्रैफिगरा कंपनी ने अपनी इस लाइसेंस के हसूल के लिए दरखास्त में किन किन शराइत व ज़वाबित कानूनी जो तकाज़ों को पूरा नहीं किया, इसकी तफसीलात हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि एक जानिब जहां पर दोहरी शहरियत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है, अब इस मौके के ऊपर चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा को यह फैसला करना है कि क्या अब्दुल्ला मलिक साहब दोहरी शहरियत तर्क करने से पहले वो समाअत का हिस्सा होंगे, क्या वो ट्रैफिगरा कंपनी को लाइसेंस जारी करने के हवाले से फैसले पर वो दस्तखत करेंगे, और उसके साथ साथ आइंदा चंद रोज के दौरान सुई नॉर्दर्न और सदर्न की फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट का फैसला जारी होना है। ये वो फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल और मुख्तलिफ कंपनीज और बैरून मुल्क मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से दोनों गैस कंपनीज के जो शेयर खरीदे जाते हैं, उसके ऊपर उसका सुई नॉर्दर्न या सुई सदर्न कितना मुनाफे उनको देगी, उसका इन्हिसार इस फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के फैसले पर होता है जिसको ओगरा ने जारी करना है। और इस फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के ऊपर भी मेंबर आयल अब्दुल्ला मलिक साहब के दस्तखत होने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा का कि वो किस तरीके के साथ इस मामले को तय करती हैं। इस हवाले से हमने तर्जुमान ओगरा इमरान गजनी साहब को मौक़िफ़ हासिल किया, तो उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन और ओगरा के मेंबरान वफाकी हुकूमत यानी कबीना डिवीजन के मातहत हैं, उनके मुलाजिम हैं, और उन्होंने ये फैसला करना है कि इनको इस पोजीशन के ऊपर इन्होंने काम जारी रखना है, अपनी शहरियत तर्क करनी है या मुस्ताफ़ी होना है। तहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें वजारत कानून के एक हुकाम ने इस बात का कहा कि जो लोग दोहरी शहरियत के हामिल थे और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन में खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार ओहदों पर तैनात रहे, उनकी तैनाती के अरसे के दौरान रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत है कि उन्होंने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी, कौन कौन सी गैर मुल्की कंपनियों को उन्होंने फैसिलिटेट किया। इस मामले की तहकीकात होना भी लाजिम है। ठीक, भट्टी साहब बहुत डिटेल में आपने बता दिया है। गैस बहरान से मुतालिक भी आपने बात की, चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा का भी आपने तज़किरा किया। जो रिपोर्ट सामने आई है उससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। एक पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तैमूर खान, उनसे हम जान लेते हैं एक मसला पेशावर के जो शहरियों के लिए है। इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़, यहाँ मशीनें ख़राब हैं, ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं। तैमूर 2007 में ये इदारा कायम किया गया। इस वक्त जो वहाँ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर सनाउल्लाह खान बंगश हैं, वो क्या मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि ये मशीनें क्यों ख़राब हैं और मशीनें ख़राब करके ऑपरेशन बंद करके किसको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है? जी, ये खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद अस्पताल है जो गुर्दे का इलाज करता है।
और यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो PCNL एक ऑपरेशन होता है और वो ऑपरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में तस्वर की जाती है, जो पूरी दुनिया में अभी आउटडेटेड हो चुकी है, और वो इस तरह होती है जब गुर्दे में पत्थर होता है तो उसके लिए कैमरे के जरिए उसका ऑपरेशन होता है, लेकिन उसमें जो एक्सरे मशीन यूज होता है, फ्लोरा इसको कहते हैं, तो वो खराब पड़ा है। 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है और वो खराब है। इसी तरह इसी ऑपरेशन में लेजर के जरिए जो पत्थर को तोड़ा जाता है वो लेजर मशीन भी खराब है और वो जानबूझकर इसको ठीक नहीं किया जा रहा है। हमारे जराये के मुताबिक वो इसलिए ठीक नहीं किया जा रहा है क्योंकि मरीजों को 1 साल से लेकर 2 साल तक का वक्त दिया जाता है कि वो, और उन्हें यह तासुर दिया जाता है कि यहाँ पे रश है, तो वो मजबूर हो जाते हैं और वो प्राइवेट जाते हैं और यही डॉक्टर उनसे 70,000 से लेकर 90,000 तक एक ऑपरेशन के चार्जेस लेते हैं। अगर ये लोग ठीक यहाँ पे करेंगे तो फिर उनके जो बाहर निजी क्लिनिक्स हैं तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और नासिर औरंगज़ई साहब है, ये जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है IKD के, उनसे जब मेरा राब्ता हुआ तो उनने अजीब मंतक पेश की। उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड की कमी थी, इससे पहले हमने इनकी मुरम्मत करवाई थी जिसपे 13 लाख रुपए लगे थे, अभी जो खराब है उस पर जो हमने अंदाजा लगाया, एस्टीमेट लगाया, तो 20 लाख रुपए इस पे अभी लगेंगे। तो इसलिए हम जो है मजीद 3 मशीनें लेंगे और जब पैसे रिलीज होंगे तो हम 3 ऑर्डर हमने किए हैं लेकिन पैसे रिलीज नहीं हुए अभी तक। तो अजीब मंतक ये पेश कर रहे हैं। इसके अलावा IKD जो वाहिद इंस्टीट्यूट है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें उसके जो ऊपर मंजिल है वो तकरीबन कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट हो चुकी है और 1 साल से ज्यादा का अरसा उसका भी हो चुका है जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे वार्ड्स को ओपन नहीं किया जा रहा, जानबूझ के ओपन नहीं किया जा रहा क्योंकि वहां पे अभी स्पेस कम है। जो जगह है IKD में स्पेस कम है मरीजों के लिए, तो वो मजबूर है बाहर जाते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी तो तरजीहात में शामिल है कि सेहत में वो लोग फोकस करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग फोकस नहीं कर रहे और वो सियासत की भीड़ चढ़ गई है। तो ये मजबूरी है और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ बताइएगा जो किडनी मशीन की हम बात करें या मशीन की बात करें, क्या फंड्स की किल्लत का सामना है या सिर्फ डॉक्टर हजरात अपने जो प्राइवेट क्लिनिक्स का आपने हवाला दिया कि वहां पर जो उनकी मशीनें मौजूद है उनको बरूए कार लाने के लिए उनके ऊपर महंगे टेस्ट करने के बाद वो इन मशीनों को ठीक नहीं करवा पा रहे, जो इसके असल वजूहात हैं उन डॉक्टरों की जिनकी इसके अंदर मिली भगत शामिल है, क्या उनके रोल को असेस करने के लिए किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई? क्योंकि KP की गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा तवज्जो देती है अस्पतालों में और शोबे सेहत के हवाले से। यही तो मसला है भट्टी साहब के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तो मीडिया सेल जो है वो तो काफी स्ट्रांग है और वो हर चीजों को इस तरह पेश कर रही है कि यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल गुले गुलजार जिसको हम पुश्तों में कहते हैं वही चीजें हैं, लेकिन दर हकीकत ये इस तरह कुछ भी नहीं है, ना किसी ने इंक्वायरी की है। और अगर इसको ठीक किया जाता है तो आप खुद अंदाजा लगाए तो इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान तो डॉक्टरों को होगा क्योंकि इनके निजी क्लिनिक पे असर पड़ेगा और फायदा मरीजों को होगा। तो अभी तक ना कोई इंक्वायरी हुई है, ना अभी तक ना इसको रिपोर्ट किया गया है और उसको इस तरह टेक्निकलिटी के साथ पेश किया जाता है, मरीजों को यह तासुर दिया जाता है कि यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है और उन्हें ऑपरेशन के लिए 1 साल से लेकर 2 साल तक का वक्त दिया जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगाए, अगर फॉर एग्जाम्पल यही मसला मेरा है, मेरे गुर्दे में पत्थर है और मुझे तकलीफ है और मुझे डॉक्टर 1 साल का वक्त देता है कि आप सरकारी अस्पताल में अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो 1 साल के बाद आए, तो ऑब्वियसली मैं मजबूर होऊंगा, मैं कर्ज लूंगा किसी से, लेकिन मैं जाऊंगा प्राइवेट ऑपरेशन करने के लिए। तो यही सूरत हाल यहाँ पे भी है। अभी तक ना किसी ने इंक्वायरी की है, ना ही जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, ना ही जो BOGs है, जो हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल की जो BOG है, बोर्ड ऑफ गवर्नर, जिसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ना इन लोगों ने फोकस किया है, ना ही इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है कि हमारे यहाँ पे कमी क्या है। तो यही मसला है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और महकमा सेहत में और IKD जो वाइल्ड सेंटर है गुर्दों का खैबर पख्तूनख्वा में, उन पे भी तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये डॉक्टरों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, इनका नोटिस लेना चाहिए। और मैं आपको और बात बताऊं, मुझे जराये ने यही बताया कि जो हेल्थ मिनिस्टर है हिशाम इनामुल्लाह साहब, उनका एक पेशेंट था और उन्हें भी यही मसला था। तो इन्होंने जब अप्रोच किया डॉक्टरों को तो उन्हें बताया गया कि यहाँ पे मशीनें खराब है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मेरा पेशेंट है, काइंडली इनके साथ कुछ करें। उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन उनका ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड के जरिए किया गया। तो आप खुद अंदाजा लगाए, जब हेल्थ मिनिस्टर के नोटिस में भी यही चीजें हैं, लेकिन वो अभी इसी चीज में लगा हुआ है कि 100 दिनों के अंदर वो अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट कर रहा था कि मैं बहुत कुछ बेहतर कर रहा हूं ताकि मेरी मिनिस्ट्री बच जाए। तो यही सूरत हाल है। अंदरूनी खाना दर हकीकत वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदरूनी खाना हालात कुछ और है, लेकिन प्रोजेक्शन कुछ और हो रही है। जी अच्छा तैमूर, आपने कहा कि मिनिस्टर साहब चाह रहे थे उनकी मिनिस्ट्री बच जाए,
इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये, और अगर इस पे इस तरीके से यहाँ पे लोगों को मामू बनाया जा रहा है, मशीनें ख़राब करके प्राइवेट जगह पे पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इसमें शोबा सेहत और वजारत सेहत इसके भी तो लोग कहीं ना कहीं शामिल होंगे। इससे मुतालिक आपने क्या क्या पाया वहाँ पे? जी, यहाँ पे यह इस तरह है कि ये जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में ये है कि सारे लोग, अगर ये लोग एक दूसरे को मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ जरियों में एक दूसरे को जो है ना मराआत देते हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं, एक दूसरे की जो है ना हमदर्दियाँ एक दूसरे के पास साथ रखती है। वहाँ पे जो तैनातियाँ होती है, अगर आप तैनातियों में देखें तो तैनातियों किस लोगों को वहाँ पे तैनात किया गया है, तो महकमा सेहत जो ये तो अभी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, तो महकमा सेहत के अंडर ये आता नहीं है। ये तो जब अंडर आता है तो ये आता है हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर के नीचे आता है। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर है उनका अभी टाइम खत्म हो रहा है, और मेरे जरा यही कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी कोशिश है कि उन्हें एक साल की एक्सटेंशन दी जाए, और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो भी यही इस कोशिश में है कि उनको एक्सटेंड किया जाए। तो ये लोग जो है ये तो अपनी मराआत के पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों को बिल्कुल फोकस नहीं है कि जो मशीनें यहाँ पे खराब हैं या मरीजों को जो तकालीफ है, बिल्कुल उन पे फोकस ही नहीं है। ये सारी वही चीजें कर रहे हैं जिसमें उनको लोगों को फायदा होता है। जी ठीक। तैमूर खान, आप पेशावर साथ मौजूद थे, आपने बहुत डिटेल बताया। इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में मशीनें ख़राब हैं और ये ख़राब मशीनें एक बहाना बन गई हैं मरीज़ों को प्राइवेट क्लिनिक्स में ट्रांसफ़र करने का और फिर उनसे भारी मुआवजा लेने का। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। कराची का हम रुख करते हैं। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में दिल की बीमारियों का दूसरा बड़ा अस्पताल बहरान का शिकार है और यहाँ भी कहानी वैसे ही है जो हमने इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ पेशावर का तज़किरा किया है। यहाँ भी प्राइवेट प्रैक्टिस अब अस्पताल के अंदर ही शुरू हो गई है। इब्राहिम बताइएगा, हुकूमत सिंध में जो सेहत से मुतालिक क़वानीन हैं, क्या वो इसकी इजाज़त देते हैं कि आप सरकारी हॉस्पिटल में दिन के औकात में, सुबह के औकात में प्राइवेट प्रैक्टिस करें, और फिर प्राइवेट जो प्रैक्टिस है उसकी मद में पैसे कितने यहाँ बनाए जा रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल ऐसी फिलहाल कोई इजाज़त नहीं होती कि इस तरह प्राइवेट प्रैक्टिस की जाए। ये महकमा सेहत KMC का बहुत बड़ा अस्पताल है जो कि इसके मामलात मेयर कराची देखते हैं, जबकि इसकी अपनी एक बॉडी है वो इसके मामलात देखती है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ अस्पताल है और दिल की बीमारियों का दूसरा बड़ा अस्पताल है वाटर पंप पर कायम है जो कि गुंजान आबाद इलाके को कवर करता है। हुआ ये था कि बहुत सारी मशीनें यहाँ पे नाकारा हो चुकी हैं, कुछ चोरी कर दी गई थी, और जो अस्पताल के इंतजामी अफसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो खुद भी एक अपने प्राइवेट अस्पताल के मालिक है जिनका तारिक रोड पर अपना एक अस्पताल है, जिसके अस्पताल के जो मुलाजमीन है, सरकारी अमला है, डॉक्टर्स है, वो वहाँ पे भी शिफ्ट में काम करते हैं, और यहाँ से मरीज को शिफ्ट करने का वहाँ पे इंकशाफ भी हो चुका है कि वहाँ पे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से वहाँ पे उनके अस्पताल में ले जाया जाता है, जिसकी शिकायत भी कई दफ़ा हो चुकी है। जिस तरह इस तमाम चीज़ों को खुफिया रखने के लिए अस्पताल के डायरेक्टर ने मेयर कराची को खत भी लिख दिया है 12 दिसंबर को कि इस हवाले से हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इजाज़त नहीं दी। इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और टाइम रखा है सुबह का। कभी भी सरकारी अस्पताल में सुबह के टाइम पे प्राइवेट प्रैक्टिस कभी भी नहीं होती, ना हुई है, लेकिन इन्होंने पहली दफ़ा इस तरह का इकदाम किया जिसमें इन्होंने अपने रेट भी जारी कर दिए कि सुबह के वक्त ये होगा, अगर कोई दिल का मरीज है उसको फौरी तौर पर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है तो उनको सरकारी सतह पर 2-2, 3-3 हफ्ते और 1-1, 2-2 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर वही चीज़ उनको जो है मंजूरी कराई जाती है कि इनको फौरी तौर पर प्राइवेट तौर पे कराया जाए, तो इसी तरह उसके रेट रखे जाते हैं। जैसे कि ETT का 300 था तो वो 1200 कर दिया गया, अगर एंजियोग्राफी 3500 की थी तो वो 18,000 रुपये की कर दी गई, और एंजियोप्लास्टी अगर 35,000 की तो वो 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख के दरमियान कर दी गई है, ताकि ये जो उस सरकारी अमला है वो यहीं पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सके, ताकि बाहर जा ही ना सके, अपने मरीजों को वहाँ लेके ना जा सके। ये कारोबार बना लिया इन डॉक्टरों ने, जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो कि कमेटियाँ बनाई गई थी इनको चेक बैलेंस करने के लिए, वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सकी। मेयर कराची में जो जारी तजावुज़ात हैं वो उन पे तवज्जो दे रहे हैं, इस अपने अस्पताल की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, बिल्कुल बुरा हाल है।
जो भी दिल के मरीज आते हैं उनकी दिल की तकलीफ मजीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इब्तदाई टेस्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे जो लेबॉर्ट्री इनकी अपनी शुरू से थी नहीं, तकरीबन 12-13 साल हो गए इस अस्पताल को बने हुए, इनकी लैब अपनी बिल्कुल है नहीं, तो तमाम जो टेस्ट है वो भी बाहर से करवाए जाते हैं। जो अद्वियात का सिलसिला है, अद्वियात तो वैसे बंद है। पाकिस्तान के नोटिस के बाद कराची के अंदर सरकारी अस्पतालों की हालत कुछ कदरे बेहतर हुई थी, लेकिन अब गरीब आवाम को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं हो पा रही जिन्हें जो उन्हें मिलनी चाहिए। जो मॉर्निंग टाइम के अंदर उन्हें सरकारी फीस के मुताबिक टेस्ट करने चाहिए, वो प्राइवेट प्रैक्टिस के मुताबिक दोहरे से ज़्यादा कीमत के ऊपर उनसे ये कीमत वसूल की जा रही है। तो सूबाई हुकूमत, वज़ीर सेहत इस मामले पर खामोश हैं कि गरीबों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, कोई पूछ कुछ करने वाला नहीं है क्या? जी देखिए, बिल्कुल कोई पूछ कुछ करने वाला बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहाँ पे कराची के 3 अस्पतालों का दौरा किया था उन्होंने, जिसमें उन अस्पतालों में, बाकी अस्पतालों में भी हलचल मची थी, लेकिन इन 3 अस्पतालों में कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन वो भी चंद दिन के लिए। लेकिन उसके बाद वही सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि चीफ जस्टिस भी हर जगह पे जाके छापते नहीं रहेंगे, लेकिन इन जो हुकूमत है जिसका काम है उसको करना चाहिए। वजीर सेहत को चाहिए, अगर KMC के अस्पताल है तो मेयर कराची को जाना चाहिए, वजीर बल्दियात को जाना चाहिए, लेकिन वजीर बल्दियात और मेयर कराची, आपको पता है कराची के जो हालात हैं वो उसमें अपनी सियासत चमका रहे हैं। वो अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में मरीजों की तरफ कोई देखभाल नहीं है। दिल के मरीज इंतहाई परेशान हो चुके हैं। अगर बाकी अस्पतालों की भी बात की जाए तो वहां पे दीगर अस्पतालों का भी यही सिलसिला है। वजीर सेहत अजरा पीछो हैं, आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी की बहन साहब हैं, तो उनको भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हाथ में, तमाम चीजें दौरे करती नहीं है अस्पतालों में, बहुत बुरा हाल है। अगर KMC के अस्पतालों का देखा जाए तो वो वजीर बल्दियात और जो है मेयर कराची वो देखते हैं इनके मामला, वो भी अपने इसमें लगे हुए हैं। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, इंतहाई बुरा हाल है अस्पतालों का। सुबह के वक्त इनको इब्तदाई सहूलतें मुयस्सर नहीं है, टेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहे। कई सालों का रोना है KMC का कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इस तरह कह के इनको टहलाया जाता है। मरीज, ऐसे भी मरीज हैं जिनका नंबर आता है एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी का, तो वो कई हफ्ते हो चुके हैं, इंतकाल कर जाते हैं। और इनका बहुत बुरा हाल है कि ये इंतहाई महंगा इलाज होता है। अगर कार्डियो अस्पताल है तो वहाँ रश बहुत होता है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर है। बाकी ये दिल का अस्पताल, इसमें ये गुंजान आबाद इलाके में सुरजानी, गडाप और जो दीगर इलाके हैं, नाजमाबाद, लियाकताबाद, ये अस्पताल इनको कवर करता था। जब सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल थे और MQM की हुकूमत थी तब ये बहुत अच्छा अस्पताल चला था। जैसे ही इनकी हुकूमत हटी, मेयर कराची हटे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फंड्स का रोना, रोते मशीनें चोरी कर दी गई, कुछ जो है वो अपने प्राइवेट अस्पतालों में नस्ब कर दी गई, स्टाफ की मिली भगत हुई, बहुत बुरा हाल है। अगर अस्पताल की इंतजामिया तो खुद देखती नहीं है अपने। इब्राहिम, आपने बहुत डिटेल में इससे मुताल्लिक बता दिया है। और आप एक बहुत बड़ा मसला लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के बाद जो सिंध के अंदर रहा वो यही है कि बहुत से अस्पतालों के इंतजामात को लेकर कन्फ्यूजन पाई जाती है। इनको क्या हुकूमत सिंध देखेगी या फिर जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो देखेगी? इस वजह से भी बुरे हालात रहे हैं अस्पतालों के। अजहर जतोई साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपकी खबर है मुल्की बरामदात 2 गुना करने के लिए 5 साल नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। टैक्स इस्लाहात पर जोर दिया जाएगा। पॉलिसीज इससे पहले भी बहुत आई हैं, ये पॉलिसी कितनी मुख्तलिफ है और इसको इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो कितना आसान है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इस पॉलिसी के लिए सिफारिशात तलब की गई थी। मुल्क के जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुल्क के बड़े बड़े जो सरमायाकार हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आज पिछले हफ्ते ये पॉलिसी हवाले की है। उन्होंने सिफारिशात भेजी है मुख्तलिफ, जिसके तहत उन्होंने सिफारिश में कहा गया है कि मुल्क के जो बरामदात है उसमें 100% इजाफा होना चाहिए, उसके साथ साथ पैदावार में इजाफा होना चाहिए, मैनुफैक्चरिंग में 100% इजाफा होना चाहिए। इस वक्त खुराक का जो हमारा एक्सपोर्ट है सिर्फ 8% बनता है DGB का, उसमें इजाफा होना चाहिए, उसमें कम से कम 50% आइंदा 5 साल में इजाफा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो टैक्स की लीकेजेस हो रहे हैं रियल एस्टेट में और दीगर जो मामला हैं, खुसूसन हुंडी के ज़रिए और जो तरसीलात जा रहे हैं, उनको भी रोका जाए, उनके हवाले से एक हिकमत अमली बनाई जाए। सबसे मेन बात जो है वो टैक्स इस्लाहात पर जोर दिया गया है और बार बार ये जोर दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन सिफारिशात को लेकर मुतल्लिका इदारों को भेजा है कि फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इस हवाले से हमारी
मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद से बात हुई। उनका कहना था कि इसी महीने हम इन इस्लाहात पर गौर करके इन सिफारिशात को हतमी शक्ल देने की कोशिश करेंगे, जबकि इनके इम्प्लीमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। इनमें सबसे मेन बात जो टैक्स इस्लाहात की बात की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर टैक्स इस्लाहात की बातें आज से 70 साल से की जा रही हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका, ना ही इनको बेहतर बनाया जा सका है। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में दुनिया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान जिस बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 1% से भी कम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन अंदर की कहानी यह है कि 47 से ज़्यादा टैक्सेस इस मुल्क में नाफिज हैं, जो कि मुल्क के गरीब आवाम दे रहे हैं। और अब अगर हम जायज़ा लेते हैं दीगर ममालिक का, और पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल जो रैंकिंग है टैक्स देने वाले लोगों के हवाले से 190 ममालिक के रैंकिंग में पाकिस्तान का जो नंबर आ रहा है वो सबसे आखिर में आ रहा है, जबकि इंडिया में हम देखते हैं उसका में सिर्फ 13 किस्म के टैक्स नाफिज हैं। और हम देखते हैं कि दुनिया में जो पहले नंबर पर जो मुल्क आता है हांगकांग, वहाँ पर सिर्फ 3 किस्म के टैक्सेस नाफिज हैं। अगर हम टैक्स इस्लाहात करेंगे, टैक्स को सहल बनाएंगे, तो फिर यहाँ पर टैक्स की रेशो में भी इजाफा किया जा सकता है। हम बात करते हैं एक्सपोर्ट में इजाफा की, बार बार एक्सपोर्ट के इजाफे के हवाले से इजलास किए जा रहे हैं, रुपया को डिवैल्यू किया जा रहा है ताकि इसमें इजाफा किया जा सके। तो हम देखते हैं कि माजी में हमने हमेशा नाकिस पॉलिसियाँ बनाई, हमने गैर मुल्की इमदाद पर गुजारा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हो सका। सिर्फ इसी हम देखते, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 18 साल पहले 2001 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो $10 बिलियन थी, जबकि वो मुल्क जो कि हमसे अलग हुआ है बांग्लादेश, उसकी सिर्फ $6 बिलियन एक्सपोर्ट थी, वो उसकी अब 700% इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में, और इस वक्त $41 बिलियन से तजावज़ कर चुका है, जबकि हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ $22 बिलियन से के करीब पहुँच हुई हैं। हम हमसाया मुल्क भारत की बात करते हैं, उसकी आप एक्सपोर्ट देखें $303 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है। एक ईरान जो कि हमेशा पाबंदियों की ज़द में रहा, उसकी तेल के अलावा जो कि अपनी वो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी भी जो एक्सपोर्ट है वो $50 बिलियन से तजावज़ कर चुकी है। चाइना जिसके साथ हम कहते हैं कि हम बराबरी की बुनियाद पर चलेंगे, चाइना की एक्सपोर्ट $2,220 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है, और हमारे पूरे साल की एक्सपोर्ट उसके 3 दिन की एक्सपोर्ट के बराबर है। जब हम ये बात करते हैं कि हम इन ममालिक के साथ चलेंगे, इन ममालिक के साथ चल के खुद इन्सार की मंजिल हासिल करेंगे, तो उसमें सबसे पहली बात यही है टैक्स इस्लाहात की जाए, इंडस्ट्री के पहिए को चलना चाहिए, इंडस्ट्री को बेहतरी के लिए इक़दाम होने चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। माजी में हमने देखा कि हमें उन्हीं ममालिक ने ख़राब किया जिन्हें हमें इमदाद दी है, कि अगर आप देखें 2001 के बाद हमारे पास इमदाद आना शुरू होगी, हमने कोई यहाँ इस्लाहात नहीं की, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। यही वजह है कि हम दुनिया की दौड़ में पीछे रह चुके हैं, और पाकिस्तान अब जिस मुल्क के पास भी जाता है कासा उठाकर कोई देने के लिए तैयार नहीं। अब ज़रूरत इसी बात की है। देखेंगे एक मशहूर कहावत है कि अगर कोई आपका दोस्त है वो आपको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाएगा। अब चाइना ने पाकिस्तान को भी यही जो है वो प्रपोजल दिए हैं कि आप बजाय इसके कि आप हमसे इमदाद मांग रहे हैं, आप हमारे मुल्क में आप $2 बिलियन तक एक्सपोर्ट बढ़ा लें, आप जो रियायत मांगते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह जापान के पास भी पाकिस्तान का डेलीगेशन गया है पिछले हफ्ते, जापान ने भी यही बातें की हैं कि आप हमारे पास अफरादी क़ुव्वत की कमी है, आप इंजीनियर्स के शोबे में, IT के शोबे में हमें अपने लोग भेजें। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें यहाँ पर हमें ज़रूरत है उसके में आप इजाफा करें। तो अब जब ऐसी पॉलिसियाँ बनेंगी माहौल दोस्त, सरमायाकार दोस्त, तो फिर हम इन चीज़ों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ चाहे CPEC हो, चाहे दीगर कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनके फ़ायदा उठाने के लिए अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोई रुपया ना हुआ, हमारे पास कोई पॉलिसी ना हुई, तो हम किसी चीज़ से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। अच्छा तो जतोई साहब, ये पॉलिसी कब तक नाफिज कर दी जाएगी, और उसके साथ ये भी बताएगा कि नई पॉलिसी के अंदर जो हमारे 5 रिवायती सेक्टर हैं जिनके ऊपर हम अपनी बरामदात का इंहिसार करते हैं, क्या उसके अलावा दीगर शोबों की मुख्तलिफ मसनूआत की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़े अच्छा सवाल किया। हमारी वज़ीर मुशीर जो तिजारत है रज़ाक दाऊद, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा था इस महीने के अंदर ही जो बेसिक स्ट्रक्चर है पॉलिसी का वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, उसको फाइनल शक्ल देना वो बाद का मसला है, 2nd ईयर में हो जाएगा। और इस वक्त जो हमारा सब तो ज़्यादा इन्हिसार है वो ज़राअत के ऊपर है, ज़राअत के जो मसनूआत है, टेक्सटाइल और दीगर। अब हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई है कि ज़राअत से हट कर भी दीगर चीज़ें जैसे इंजीनियरिंग है और बाकी जो शोबे हैं, IT का शोबा है, दीगर, उनको भी फोकस किया जाए, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, क्योंकि जो ज़राअत के अनुसार है ज़्यादातर हमारा इस वक्त इंटरनेशनल स्तर पर भी काफ़ी हद तक चावल की मार्केट है, गंदम की है, दीगर वो कम हो चुकी है, तो हमें इसीलिए भी मसाइल का सामना पैदा आ रहा है। इसलिए इससे हटकर इंजीनियरिंग, IT और दीगर जो इशूज़ हैं उन पर तवज्जो दी जाए, उनकी एक्सपोर्ट में इजाफा किया जाए, ताकि सिर्फ जो ज़राअत का अनुसार है उसकी वजह से उस पर ही इंसान ना किया जाए। जब उन चीज़ों पर हम तवज्जो दी जाएगी तो उस पर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इसलिए वज़ीर आज़म हाउस को जो है IT यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जा रहा है और बाकी शोबों पर भी तवज्जो दी जा रही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी इसी चीज़ को फोकस किया गया है कि हमारी पैदावार में इजाफा किया जाए। जैसे चीन ने अगर हमें कहा है कि आप $2 बिलियन की एक्सपोर्ट हमें भेजें,
तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जो वो डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास वो आलात ही नहीं है, हमारे पास वो इंजीनियर गुड्स नहीं है जो उनको ज़रूरत है। हमें अब वही फोकस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है, दुनिया की हमें मांग देखनी पड़ेगी, दुनिया की तलब क्या है उसके मुताबिक ही हमें अपनी रसद भेजनी पड़ेगी ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकें। उसके साथ साथ जो हमारे मुसाफती ममालिक है, इंडिया है, ईरान है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, दीगर, उनकी भी पॉलिसी को देखकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जतोई साहब, जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज का अनाउंसमेंट की थी, अगरचे कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर नाफिजुल अमल नहीं हो सका, क्या नई पॉलिसी के अंदर उस टेक्सटाइल पैकेज को कंटिन्यू रखा जाएगा या उसको तब्दील कर दिया जाएगा? जी देखें कि इस हुकूमत की एक अच्छी बात हमें जो नज़र आ रही है वो ये है, जिधर हम तनकीद करते हैं उसकी अच्छी बातों को भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। इन्होंने जो भी टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से तजावज़ात थी, एप्टमा के हवाले से और दीगर, इन्होंने अडाप्ट किया है, उस पर इम्प्लीमेंट का भी सिलसिला शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ माजी में हमने देखा कि तजारती पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, दीगर पॉलिसियाँ जितनी भी बनाई गई हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी, वो पॉलिसियाँ तो बना दी जाती हैं, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मुस्लिम लीग नून ने तजारती पॉलिसी बनाई, 5 साल तजारती पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं उसका। इसी तरह टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। आखिर में वो जाते जाते ये प्रपोजल देंगे कि जब नई हुकूमत आएगी वही इन्हीं पर इम्प्लीमेंट कर सकेगी। ठीक, जतोई साहब बहुत डिटेल में आपने बताया। रोज़नामा 92 न्यूज़ में ये खबर फ्रंट पे है, सुपर लीड है, वहाँ भी आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया इक्ती साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब, अजहर जतोई साहब और दीगर नुमाइंदगान का जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।